like a Hellcat. मैं जया घोष इतिहास विभाग से बोल रही हूँ। आज का विषय है 1917 की रूसी क्रांति। रूस में 1917 को समाजवादी क्रांति हुई, जो यूरोप के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना थी। इस क्रांति ने असंतोष को जन्म देने वाली भौतिक परिस्थितियों का कारण बना और इसी कारण क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार हुई। 1917 में रूस की दो क्रांतियां हुई। एक तो मार्च की क्रांति कहलाती है और दूसरी नवंबर की क्रांति। ये दोनों क्रांतियां ही एक ही क्रांति के दो अध्याय थे। रूसी क्रांति के पीछे कुछ आधारभूत मौलिक कारण थे। क्रांति के लक्षण 1905 से ही दिख रहे थे। रूस का शासक जार निकोलस प्रतिक्रियावादी शासक था और प्रतिक्रियावादी शासन जनता को पसंद नहीं थी, जिस कारण जनता में धीरे धीरे क्रोध की अग्नि सुलग रही थी और यह क्रोध 1917 की महान क्रांति के रूप में प्रकट हुआ। इस क्रांति के भी कुछ महत्वपूर्ण कारण थे। पहला कारण निरंकुश राजतंत्र था। रूस का शासक जार निरंकुशता के पक्षपाती थे। वे दैवीय अधिकार के सिद्धांत पर विश्वास करते थे। जारशाही की निरंकुशता इतनी बढ़ गई थी कि 1905 में परिस्थिति को संभालने के लिए जार निकोलस डयूमा की स्थापना करने की घोषणा की थी। साम्राज्य परिषद नामक दूसरे सदन का भी निर्माण किया गया, जिस कारण प्रथम डयूमा को जुलाई 1906 और द्वितीय डयूमा को जून 1907 में भंग कर दिया गया। निर्वाचन विधि में परिवर्तन किया गया और लगभग 1.5 लाख भूमिपतियों को निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप तृतीय डयूमा में प्रतिक्रियावादी बड़े जमींदार चुने गए। दूसरा कारण कृषकों की दयनीय स्थिति थी। रूस अभी तक कृषि प्रधान देश था, लेकिन कृषकों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। किसानों पर अनेक प्रतिबंध लगे हुए थे, जिस कारण अनेक बार कृषकों के विद्रोह हुए। जार किसानों की समस्या को सुलझा नहीं सका। तीसरा कारण मजदूर वर्ग और पूंजीवाद वर्ग का उदय था। औद्योगिक संस्थानों के मालिक धनी व्यक्ति थे, इससे पूंजीवाद को प्रोत्साहन मिला। अतः श्रमिक वर्ग से अधिक काम लिया जाने लगा और कम से कम वेतन दिया जाने लगा। श्रमिक कोई मजदूर संघ नहीं बना सकते थे। परिणाम स्वरूप श्रमिकों पर समाजवादी सिद्धांतों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। चौथा कारण अल्पसंख्यकों का विद्रोह था। रूस में यहूदी, पोल और फिनलैंड के अल्पसंख्यक जातियां निवास करती थी। ये सभी जातियां रूसी साम्राज्य के अधीन थी। जार इन जातियों का रूसीकरण करना चाहता था और अल्पसंख्यकों पर भीषण अत्याचार किए जाते थे, जिस कारण ये अल्पसंख्यक जातियां विद्रोह के पक्षपाती हो गए। पांचवा कारण प्रबुद्ध वर्ग का उदय था। प्रबुद्ध वर्ग का विचारों का प्रभाव रूसी जनता को अत्यधिक प्रभावित किया, जिससे रूसी जनता समाजवादी विचारों से प्रभावित हुई और निरंकुश शासक जार के शासन की समाप्ति चाहने लगी। छठा कारण यूरोपीय लोकतंत्रों का प्रभाव था। प्रथम विश्व युद्ध में रूस इंग्लैंड तथा फ्रांस की ओर से लड़ा। इंग्लैंड और फ्रांस लोकतंत्र, राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता का प्रचार करते थे। उनके इस प्रचार का रूस पर गहरा प्रभाव पड़ा। सातवां कारण समाजवाद का विकास और बोल्शेविक दल के प्रचार का प्रभाव था, क्योंकि कृषकों की दयनीय स्थिति समाजवादी प्रवृत्ति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1903 में समाजवादी लोकतंत्र दो दलों में विभक्त हुआ। पहला था बोल्शेविक और दूसरा था मोन्शेविक। बोल्शेविक दल का नेतृत्व लेनिन ने किया। लेनिन सर्वहारा वर्ग का प्रभुत्व रूस में चाहता था और जारशाही का अंत इन दोनों दलों का ही उद्देश्य था। आठवां कारण जार निकोलस द्वितीय का व्यक्तित्व और भ्रष्ट शासन माना जा सकता है। जार निकोलस द्वितीय अत्यंत भ्रष्ट शासक था। शासन पर उसकी पत्नी जारीना का अत्यधिक प्रभाव था और जारीना रास्पुटिन नामक एक साधु के इच्छानुसार प्रशासन में हस्तक्षेप शुरू कर दी। इधर रास्पुटिन भी उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति और पदच्युति अपने हाथ में ले लिया।
जिससे शासन में गड़बड़ी शुरू हो गई। राज दरबार में रास्पुटिन के विरोध में एक दल बन गया जिसने दिसंबर 1916 में रास्पुटिन की हत्या कर दी। जार हत्यारों का पता लगाने का आदेश दिया, जिससे संपूर्ण दरबारी जार के विरोधी बन गए। अगेन सेमेस्टर 6, रूस का 1917 की क्रांति का अंतिम कारण हम 1914 में प्रारंभ हुए प्रथम विश्व युद्ध में रूस ने मित्र राष्ट्रों की ओर से लड़ना जो स्वीकार किया और जिसके कारण आर्थिक संकट पड़ा, उसको मान सकते हैं। परंतु जार एवं जारीना की विवेकहीनता और कर्तव्यहीनता सेना के मनोबल को गिरा दिया और सैनिक युद्ध लड़ने गए, परंतु उनके पास युद्ध की सामग्री का अभाव रहा, जिससे रूस को पराजित होना पड़ा। क्रांति का तात्कालिक कारण खाद्य सामग्री की कमी पर जनता का असंतोष था। डबल रोटी खरीदने के लिए लोगों की लंबी कतारें लगने लगी, जिनके कारण हड़तालें और उपद्रव होने लगे और अचानक ही लोगों ने राजतंत्र के विरुद्ध और जारतंत्र के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस प्रकार मार्च 1917 में रूस की राजधानी पेट्रोग्राड में क्रांति शुरू हो गई। 7 मार्च को भूख प्यास से पीड़ित असहाय मजदूरों ने पेट्रोग्राड की सड़कों पर जुलूस निकाला। 8 मार्च को कारखानों में काम करने वाले मजदूरों ने हड़ताल कर दिया। 11 मार्च को जार ने डयूमा को भंग कर दिया। सैनिक आंदोलनकारियों से जाकर मिल गए। 13 मार्च को राजधानी पर मजदूरों का अधिकार हो गया। 14 मार्च को डयूमा ने कार्यकारिणी सभा की स्थापना की और अस्थायी सरकार बन गई। इस प्रकार जार निकोलस द्वितीय का राज्यकाल समाप्त हो गया। परंतु इस 1917 की क्रांति के महत्वपूर्ण परिणाम निकले, जिसने संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया। 1917 की क्रांति 300 वर्षों से चले आ रहे निरंकुश जार के शासन का अंत कर दिया। रूस में सर्वहारा वर्ग की सरकार की स्थापना हुई। रूस में समाजवादी ढांचा तैयार हुआ। साथ ही रूस में पूंजीवाद का घोर विरोध हुआ, जिस कारण रूस में उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। कृषक वर्ग का जरूरत के अनुसार भूमि मिल गई और वे उस भूमि से काफ़ी संतुष्ट हुए। रूस की क्रांति ने रूस में ही प्रभाव नहीं डाला, बल्कि संपूर्ण विश्व को इससे प्रभावित किया। रूसी क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम विश्व युद्ध से रूस का अलग हो जाना माना जाता है। इससे देश की आर्थिक व्यवस्था एवं पुनर्निर्माण की ओर ध्यान देने का रूस को समय मिला। रूस ने जिस नई पद्धति से कार्य किया, उससे वह समाजवादी सोवियत गणतंत्र की संघ का निर्माण किया। 1919 में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना हुई। इसी कारण विश्व 2 गुटों में बंट गया। एक गुट में पूंजीवादी देश आ गए और दूसरे में साम्यवादी। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि 1917 की रूसी क्रांति की महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी। 1917 की रूसी क्रांति के कारण ही रूस में लेनिन का उदय हुआ और लेनिन ने रूस की भावी नीति को एक नई दिशा दी तथा रूस की आर्थिक स्थिति को काफ़ी मजबूत किया, जिस कारण आज भी रूस में लेनिन का बड़े आदर के साथ सम्मान किया जाता है और रूस आज विश्व में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है।